Hello students, welcome to this video. We will do our chapter number 5 of class 10 chemistry, periodic classification of elements. ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 किया है. ठीक है, इस एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें मैंने बताया कि कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हैं, बट वी विल डू दिस टॉपिक्स ऑल्सो इन दिस वीडियो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है. ठीक है, उनके क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं. अगर आप ये होती है हमारी पीरियोडिक टेबल. देखो, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इसके अंदर 1 से लेके इधर यहाँ पे टोटल जितने भी एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर किए गए हैं सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, 118 एलिमेंट्स आज तक अर्थ पे डिस्कवर हुए हैं. ठीक है, जिसमें से ये सारे एक टेबल है जिसके अंदर जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं ये है मेटल्स, एंड जो रेड कलर से ये लिखे हुए हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टुलेरियम एंड पोलोनियम. ये जितने भी रेड कलर से लिखे हुए हैं ये आपके मेटेलॉइड्स हैं, एंड जो ब्लैक कलर से लिखे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं. ठीक है, जिग जैग लाइन सेपरेट्स द मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स. जो जिग जैग लाइन होती है ये वाली लाइन, एक ये लाइन जो है देखो इधर से ये वाली जो लाइन है क्या करती है, मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करती है. ठीक है, देखो इस तरीके से यहाँ तक है ये लाइन. ठीक है, अब देखो ये जो होता है इस इधर हम डालते हैं 1 2 3 4 5, ये होते हैं टोटल 18. इनको बोलते हैं ग्रुप. ठीक है, इनको बोलते हैं ग्रुप. ये होता है ग्रुप 1, ये होता है ग्रुप 2, ये होता है ग्रुप 3 4 5 6 7, ऐसे करके 18 ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. अब अगर आप इस तरीके से देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इनको बोलते हैं पीरियड्स. ठीक है, ये होता है पीरियड 1, पीरियड 2, ठीक है, 3 4 5 ऐसे 7 होते हैं. ठीक है, इसके बाद एक नीचे भी एक सेपरेट टेबल होती है जिसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बेसिकली लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स बोलते हैं. ठीक है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. इधर है मेनली हमारे पास मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनके पास मेनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स. ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल देखो मेटल्स के इधर दिए हुए हैं बहुत सारे, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, के सारे मेटल्स के अंदर आते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको. चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. देखो, अराउंड 1800 ईयर्स अगो ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन. लगभग 1800 साल पहले की बात है, सिर्फ 30 एलिमेंट ही अब तक डिस्कवर हुए थे. एंड इट वाज क्वाइट इजी टू स्टडी एंड रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इंडिविजुअली. लगभग 30 ही एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनके जो जितनी भी चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ एंड उनकी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ईजी था. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, साइंस डेवलप हुई, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, और जितने ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए हमारे लिए उतना ही डिफ़िकल्ट बनता गया कि हम उनको लर्न कैसे करें, उनकी स्टडी कैसे करके रखें. ठीक है, With the time, no gradually increase and now 118 elements are known. और आज टाइम के साथ साथ हमारा साइंस बढ़ी, एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, और आज लगभग 118 एलिमेंट्स पता है हमें, जिसके अंदर से जो 94 है वो नेचुरल है, जबकि जो बच गए वो हमारे सिंथेटिक के अंदर आते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स. ठीक है, so now it become rather impossible to study and remember the property of each element. अब देखो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया कि हम एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ सके, एक एक एलिमेंट के बारे में रिमेंबर याद रख सके. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ सके. ठीक है, so there is a necessity to group the elements of similar characteristic together so that if the property of one of them are known of the other could be correlated. तो क्या किया गया, एक ऐसी ट्रिक बनाई गई. मान लो इस मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं. ठीक है, मान लो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. ठीक है, आपस में मिलती जुलती होती है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक ही ग्रुप में रख देते हैं, ताकि क्या हो सके, हम इसकी प्रॉपर्टी मान लो भूल गए, उसी ग्रुप में से किसी के भी घर में प्रॉपर्टी याद है तो हम उसकी प्रॉपर्टी को भी कोरिलेट कर सकें. ठीक है, उसके बारे में भी हम बता सकें कि ये कैसा होता है. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं. अब बात आती है कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी. नीड फॉर क्लासिफिकेशन टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ ईजियर वे. जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको एक आसान तरीके से याद करने के लिए और स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी.
इसके बाद है अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अटेम्प्ट्स दिए, अपने अपने तरीके से बताया कि एलिमेंट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवोइज़ियर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बट दिस वाज नॉट इनफ। क्या हुआ कि सबसे पहले लेवोइज़ियर ने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर दिया कि ये तो मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। लेकिन सिर्फ इतना ही इनफ नहीं था, इसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए गए थे जिनके पास ना तो मेटल्स की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही थी, ना ही नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे एक और साइंटिस्ट आए थे, डोबर्नियर। ठीक है, डोबर्नियर ने क्या किया था, अलग अलग एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया था। ठीक है, और उनका नाम दिया था ट्राइड्स। देखो 1817 के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट थे डोबर्नियर, अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन ग्रुप ऑफ 3 ने क्या किया था, इन्होंने तीन ग्रुप के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स को रख दिया था और फिर उन्हें क्या बोला गया, उनको ट्राइड्स नाम दे दिया। ठीक है, ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मास के बेस पे किया था। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन इन अ ट्रायड the average atomic mass of first and third element is equal to the mass of middle element। उन्होंने क्या बताया, इस क्लासिफिकेशन में क्या बताया, एक ऐसी चीज़ बताई कि एवरेज एटॉमिक मास पहले और तीसरे का, 3 एलिमेंट उन्होंने रखे, 1 2 3, पहले और तीसरे का जो एवरेज मास आएगा वो बीच वाले मास के इक्वल आएगा, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, और जैसे इन्होंने क्या क्या रखे थे, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ग्रुप उन्होंने ये बनाया था, एक इन्होंने बनाया था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक उन्होंने बताया था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। ठीक है, देखो जैसे कि कैसे किया, जो हमारा ये ग्रुप था लिथियम सोडियम पोटेशियम, इन्होंने क्या बताया था, इसका और इसका एवरेज इसके इक्वल आएगा। 7 और 39 का एवरेज, 7 एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 46/2, तो आ गया 23। और सोडियम का मास कितना होता है 23, तो इसकी इक्वल आ गया। ये बताया था डोबर्नियर ने। इन्होंने क्या बताया था कि इन अ ट्रायड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। पहले और तीसरे एलिमेंट का जो मास होगा एवरेज, वो तीसरे जो बीच वाले एलिमेंट है उसके इक्वल होगा, ये बताया था डोबर्नियर ने। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन में भी कुछ कमी थी। इनकी क्लासिफिकेशन में क्या लिमिटेशंस थी, ही वॉज नॉट एबल टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स इनटू ट्रायड्स नोन एट दैट टाइम। उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स नोन थे वो उन सभी को ट्राइड्स में अरेंज नहीं कर पाया। ठीक है, ये उसकी कमी थी कि कुछ एलिमेंट छूट गए थे जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते थे। द ट्राइड रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल विद द एलिमेंट्स ऑफ वेरी लोअर और वेरी हाई मास। ये जो ट्राइड रूल था कुछ कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं था। और कौन सी जगह एप्लीकेबल नहीं था, ऐसी जगह नहीं था जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मास बहुत ही ज़्यादा कम होता था, लो होता था, या फिर कुछ एलिमेंट्स का मास बहुत ही ज़्यादा होता था, उनके पास ये जो ट्राइड का रूल था एप्लीकेबल नहीं था। तो ये डोबर्नियर का एक लिमिटेशन था। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने डोबर्नियर के लिमिटेशंस को ओवरकम किया था, वो थे न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, 1866 के अंदर एन इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड, इन्होंने क्या किया, 56 एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे, उन्होंने उसको अरेंज किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज फाउंड टू बी सिमिलर टू द फर्स्ट। उन्होंने बस ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। फिर क्या किया, जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी, 8 के बाद जो 16th है उनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। ठीक है, इस तरीके से ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, एटॉमिक मास इंक्रीज करने के टर्म में। ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया था। एंड कंपेयर द क्लासिफिकेशन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स विद द म्यूजिकल नोट्स। और उन्होंने क्या किया था, ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने की थी, या फिर इनके जो क्लासिफिकेशन थी, इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते थे। ठीक है, इसको किससे कंपेयर किया था, म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया था। मतलब देखो कैसे, जैसे कि सा रे गा मा प ध नी के बाद क्या आ रहा है, वापस से सा आएगा ना, मतलब एक 7 डिजिट के गैप के बाद एक रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम वापस सा गाएंगे। ठीक है, एक रिपीटेशन हो रहा है, ऐसे ही बताया था इन्होंने कि हर 8th एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है रिपीट होंगी, ये बताया था न्यूलैंड ने। लेकिन इसके क्लासिफिकेशन में भी कुछ लिमिटेशंस थी। देखो, दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये जो लॉ था सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके आगे यूज़ नहीं किया जाता था। ही थॉट दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। उन्होंने सोचा कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं और तो बाकी डिस्कवर होंगे भी नहीं, उन्होंने ये सोचा था। ठीक है,
Next, normal gas were discovered later on when placed in this table disturb the entire classification. इसके बाद क्या हुआ, बाद में नोबल गैसेस भी डिस्कवर की गई और ये जो नोबल गैस जब इस टेबल में उनको रखा गया तो क्या हुआ, पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, पूरी क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं बैठ पा रही थी। उन्होंने जो बोला था ना हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगी, जब नोबल गैस को उसके अंदर अरेंज किया गया तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसमें सिमिलर नहीं मिल रही थी। फिर क्या हुआ, ही प्लेस 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, जैसे कि कोबाल्ट निकर, ठीक है, Cl लैंथेनियम। ही ऑल्सो पुट द डिसिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। उसने क्या किया कि कुछ कुछ एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख दिया, मतलब कि 2 एलिमेंट्स को एक ही जगह रख दिया, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी एकदम सेम है, ठीक है। और उसने कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ ऐसे भी किया कि जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं भी कर रही, उनको भी एक स्लॉट में रख दिया। जैसे कि कोबाल्ट निकल को फ्लोरीन के साथ रख दिया, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्लोरीन ब्रोमीन की पूरी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जो फ्लोरीन है क्लोरीन ब्रोमीन वाले ग्रुप में है ना, मतलब कि इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है, जबकि कोबाल्ट निकल की इनके साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं हुई, फिर भी इनको इसके साथ रख दिया, ठीक है। जैसे कि ये देखो, हाइड्रोजन फ्लोरीन कैल्शियम क्लोरीन कैल्शियम निकल एंड ब्रोमीन, इन्होंने इसको एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इन्होंने इस तरीके से, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम कॉपर एंड रुबिडियम, इनको एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। एंड ये जो है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक एंड स्ट्रोंटियम, इनको एक ग्रुप में रख दिया। इस तरीके से उन्होंने बस ग्रुप में अरेंज कर दिए एलिमेंट्स को। किसने किया है, न्यूलैंड ने, ठीक है। इसके बाद आए थे हमारे एक और साइंटिस्ट मेंडलीव। उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी, ठीक है, अच्छे से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करी थी उन्होंने। क्या था, एक रशियन साइंटिस्ट थे दिमित्री इनोविच मेंडलीव, इनका पूरा नाम था दिमित्री इनोविच मेंडलीव। इन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स जाने गए थे, उनको इन्होंने क्लासीफाई करा था। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed hydrides and oxides compound. उन्होंने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेलेक्ट करा, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते थे, और उन्होंने क्या किया, हर एलिमेंट्स को इनके साथ रिएक्ट करवा के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनवाए, ठीक है। ही ट्रीटेड इट एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने ट्रीट किया कि ये इनकी क्लासिफिकेशन के लिए एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब इसके बेसिस पे अगर वो करेगा तो हर एक एलिमेंट जो है आ जाएगा उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर। ही टुक 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट। उसने क्या किया, 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे, तो 63 कार्ड्स लिए और हर कार्ड के ऊपर एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिख दिया। ही sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wheel। उन्होंने क्या किया, फिर उन कार्ड्स को सेलेक्ट किया जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, फिर उनको एक ही जगह पे पिन कर दिया। He observed that most of the elements got the place in the periodic table on the basis of Mendeleev periodic law। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकाला कि बहुत से एलिमेंट्स जो हैं उनको मेंडलीव ने ये बताया कि बहुत से जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गई है, ठीक है। और ये किसके बेसिस पे किया, उन्होंने अपने पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे किया। अब मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, ये बताता था दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब कोई भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनके मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखो जैसे कि ये हमारे जो टेबल थी मेंडलीव ने बनाई थी, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स मतलब R2O RO, मतलब कोई भी एलिमेंट है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहे तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो कोई भी चीज़ मिलके O ही बनाए, उसके साथ अब उसकी वैलेंसी वेरी भी कर सकती है, अगर 2 या 3 7 तक भी होंगी तो इस तरीके से होगा R2O RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 एंड RO4, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो जैसे हमारे पास एलिमेंट्स है हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि हर एक एलिमेंट के उन्होंने मास भी लिखना शुरू करे, ठीक है। तो ये जो टेबल है आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ये मेंडलीव ने किया था, इसको एक ग्रुप में जो 63 एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर थे ये उन्होंने बताया था कि इस तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव टेबल। मेंडलीव की टेबल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे, क्या क्या बताया उन्होंने। इन द टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल रोज कॉल्ड ग्रुप्स। देखो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो
ठीक है, देन प्लीज़ आप बता दीजिए मुझे, ठीक है। बहुत ही ईजिली आई एम टेलिंग यू, हैंड रिटन नोट्स हैं ये, हैंड रिटन नोट्स। ओके, जब व्हेन आई वाज इन क्लास 10 देन मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो ये नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी इंग्लिश में, आप जस्ट इनको एक बार रीड करेंगे ना, डेफिनेटली आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2-3 बार अगर आप पढ़ लेते हो, 2-3 बार अगर आप वीडियो भी देख लेते हो, तो आपको चैप्टर बार और कहीं से करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सब करवाते हैं, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे थे, टेबल के अंदर एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था वर्टिकल रॉज में, जिनका नाम दिया ग्रुप्स, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रॉज में, जिनका नाम दिया उन्होंने पीरियड्स, जो मैं एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। वर्टिकल को नाम दिया ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रॉज को नाम दिया पीरियड्स, ठीक है। उन्होंने 8 ग्रुप बनाए रोमन नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन ग्रुप्स को उन्होंने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है, सब ग्रुप में डिवाइड किया, और उन्होंने पीरियड्स बनाए 6, ठीक है, 6 पीरियड्स बनाए थे। आप लेकिन मैं तो कहूँ, लेकिन अब आप लोग सोचोगे कि जब मैंने आपको बताया था तो मैंने तो कहा था 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, लेकिन वो जो टेबल थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, एंड ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, जब तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स से डिस्कवर हुए थे, ठीक है बच्चा। इसके बाद देखो, ही लेफ्ट द गैप इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स विच कुड बी प्रेडिक्टेड लेटर ऑन। उन्होंने क्या किया, मेंडलीव को ऐसा भी लगा कि यार इधर तो कुछ और एलिमेंट आ सकता है, मतलब इधर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आएगा इधर और, तो उसने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली भी छोड़ दी कि अगर कोई एलिमेंट बाद में डिस्कवर होता है तो हम उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, ही कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिडिक्टेड एलिमेंट। क्या किया कि वो मतलब जो एलिमेंट प्रिडिक्ट होने वाले थे उनकी भी प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने बता दिया था कि अगर ये एलिमेंट इधर डिस्कवर होगा तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से मिलेंगी, ठीक है। सो ही पुट प्रीफिक्स ई का, इट इज़ अ संस्कृत वर्ड। तो इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनका भी नाम दे दिया था, जैसे कि ईका एक संस्कृत का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है वन, जैसे कि एलिमेंट होते हैं जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इनका नाम उन्होंने पहले ही दे दिया था, ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन, मतलब कि बोरोन से पहले वाला एलिमेंट, ठीक है, इसका नाम दे दिया ईका। ईका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम से पहले वाला एलिमेंट, ईका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन से पहला वाला एलिमेंट, ऐसे उन्होंने बता दिया था कि इधर इसका नाम ये होगा। लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ी तो इनका नाम अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई हुआ, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है। जैसे जैसे बाद में डिस्कवर हुए इनका नाम दे दिया इन्होंने स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। इसके बाद है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की उससे क्या अचीवमेंट उनको मिली। फॉर द फर्स्ट टाइम लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर स्टडीड सिस्टमेटिकली। पहली बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एलिमेंट्स थे उनको हमने एक सिस्टम में पढ़ा, ठीक है। ही प्रेडिक्ट द न्यू एलिमेंट्स विद न्यू प्रॉपर्टीज़। उन्होंने नए एलिमेंट की न्यू प्रॉपर्टीज़ भी बताई, ठीक है। इसके बाद है ही करेक्ट द डाउटफुल एटॉमिक मास। कुछ कुछ ऐसे एटॉमिक मास थे जिनमें डाउट था कि इसका मतलब कुछ होते ना कि जिनका एटॉमिक मास मतलब दो चीज़ों का सेम एटॉमिक मास होता है, तो उन्होंने ये भी क्लियर किया। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स टेबल। मेंडलीव की टेबल की लिमिटेशन क्या क्या थी। लिमिटेशन भी थी कुछ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। हाइड्रोजन की अच्छे से पोजीशन नहीं मिल पाई इसमें। आज भी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल में भी उसको अच्छे से पोजीशन नहीं होती, तो इससे उसको पीरियोडिक टेबल के हमेशा टॉप पे रखते हैं। He put some elements not in the order of increasing atomic mass. उन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट्स को एटॉमिक मास इंक्रीज करने के टर्म में नहीं रखा, ठीक है। जैसे कि कोबाल्ट निकल को, आर्गन एंड पोटेशियम को, और इसके अंदर आइसोटोप्स को पोजीशन भी नहीं दी गई। देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट इन सब ग्रुप। और जो सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट थे, सब ग्रुप थे ना, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, उनके अंदर भी कोई कोरिलेशन नहीं मिल रहा था। इसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर क्या था, इन 1913 हेनरी मोस्ले अ साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास एंड स्टार्टेड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। 1930 के अंदर हेनरी मोस्ले एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड से, जिन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक मास से अगर अच्छे तरीके से हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर से ज़्यादा अच्छे से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और अपना अलग से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ शुरू किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, लेकिन मेंडलीव ने क्या कहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, देखो,
इट कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ठीक है, इसमें 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं। द एलिमेंट इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय गैप ऑफ एटॉमिक नंबर। जो एक ग्रुप है, ठीक है, इस तरीके से जो एलिमेंट्स है उनके अंदर एटॉमिक नंबर के अंदर कितने का गैप है? पहले और दूसरे में 8 का गैप होगा, दूसरे से तीसरे में 8 का, फिर जो तीसरे से चौथा होगा उसमें भी 18 का होगा, एंड जो नेक्स्ट होगा उसमें भी 18 का होगा, एंड देन नेक्स्ट में 32 का होगा। फर्स्ट पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स। जो पहला पीरियड है इस तरीके से वो इतना शॉर्ट है कि उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड है जिनके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ वेरी शॉर्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर शॉर्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर लॉन्ग पीरियड्स जिनके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 18 एलिमेंट्स। एंड जो सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड्स है इनको वेरी लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं जिनके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। इस टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं, SPDF। ठीक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ठीक है, S ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 और 2 आते हैं। 1 और 2 ग्रुप को बोलते हैं S ब्लॉक। ठीक है, 13 to 18 को बोलते हैं P ब्लॉक। ठीक है, 3 to 12 को D, एंड जो नीचे जो 2 सीरीज थी लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की उसको बोलते हैं F ब्लॉक। देखो, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 ये दोनों आते हैं S ब्लॉक में। ठीक है, 3 to 12 ये होते हैं D ब्लॉक में। ठीक है, एंड 13 to 18 ये P ब्लॉक में, और ये जो 2 नीचे सीरीज है लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की ये आते हैं F ब्लॉक पे। इसके बाद है S प्लस P ब्लॉक को साथ में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रुप 1 है इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजेंस, ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। ठीक है, इसके बाद है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को पोजीशन कैसे मिली? टू स्टडी द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी और रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज वी मस्ट नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमें कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में पता करना है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। जैसे कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 1। ठीक है, सोडियम के कितना होता है? 11 2 8 1, एंड देन नेक्स्ट होगी 2 8 8 1। ठीक है, इस तरीके से। From the above examples, we conclude that all are having same valence electron that result in similar chemical properties. इसे में क्या पता कि सबके अंदर लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इससे पता चलता है कि इनकी प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होंगी, सेम होंगी। ठीक है, 4 S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एक चीज़ जैसे कि ग्रुप 1 है, 1 ग्रुप के हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। 2 ग्रुप है उसके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, मतलब S ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 एंड 2 मतलब 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर जितना होता है उतने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, P ब्लॉक के अंदर जैसे कि 3 से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे? ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसके अंदर हम P ब्लॉक के अंदर तो क्या होता है, ज़्यादा के जो ग्रुप के होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ना 13 to 18। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर हम 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, पीरियड नंबर कैसे निकाल सकते हैं कि एक एटम के अंदर कितने शेल्स हैं। ऑक्सीजन जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, 2 6 में हम उसको अरेंज करेंगे तो कितनी शेल्स है? 1 2 शेल्स है ना, मतलब उसका पीरियड हो गया 2, एंड ग्रुप कितना हो गया? 6 है ना। अब देखो, हमें पहले ये पता होना चाहिए कौन से ब्लॉक का मेंबर है। अगर ये P ब्लॉक का है तो हम इसमें 10 प्लस करके उसका ग्रुप पता कर लेंगे। ठीक है, तो 16 ग्रुप हो जाएगा इसका। क्लोरीन का देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17। ठीक है, तो जब इसको अरेंज करेंगे तो आएगा 2 8 7। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि शेल्स कितने इसके अंदर 3, तो पीरियड इसका 3 होगा, एंड ग्रुप इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 10 प्लस करके 17 इसका ग्रुप होगा। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, लिमिटेशंस, ये भी देखेंगे। सबसे पहले एडवांटेज में पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द टेबल इज़ लिंक्ड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसका बहुत अच्छा एडवांटेज था कि जितने भी एलिमेंट्स की पोजीशन थी उसको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे दी गई थी। ठीक है, ईच ग्रुप इज़ इंडिपेंडेंट, हर एक ग्रुप इंडिपेंडेंट था। आइडिया ऑफ सब ग्रुप्स हैव बीन डिस्कार्डेड। ठीक है, जो सब ग्रुप्स का जो आइडिया था उसको हटा दिया गया। पोजीशन ऑफ ऑल द आइसोटोप इज़ जस्टिफाइड बिकॉज ऑल हैव सेम एटॉमिक नंबर। जो आइसोटोप को पोजीशन नहीं मिल रही
रही थी, ठीक है। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के अंदर आइसोटोप को जो पोजीशन नहीं मिल रही थी वो भी अब मिल गई, ठीक है, क्योंकि पहले वो मास नंबर की बेसिस पे अरेंज कर रहा था, लेकिन अब एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज हो रहा है, तो उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, तो उनको भी पोजीशन मिल गई। Position of certain elements which were misfit in Mendeleev's are now justified on the basis of atomic number। इसलिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो मेंडलीव की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर मिसफिट हो रहे थे, फिट नहीं हो रहे थे, तो अब उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वो आ गए थे टेबल में, ठीक है। इट इज़ क्वाइट ईजी ऑफ रिमेंबर एंड स्टडी, एंड वो रिमेंबर और स्टडी करने के लिए भी बहुत ही अच्छी थी ये टेबल, ठीक है। अब बात आती है इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लिमिटेशन क्या क्या थी। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सेटिस्फैक्ट्रीली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हाइड्रोजन की पोजीशन को आज भी सेटिस्फैक्ट्रीली जगह नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है। हाइड्रोजन रिजेंबल्ड इन सेम प्रॉपर्टी ऑफ, देखो, एल्कली मेटल ग्रुप 1 में आता है। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो उसके अंदर एल्कली मेटल की भी प्रॉपर्टी है, देख कंपाउंड को कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, लेकिन साथ साथ ये हेलोजन ग्रुप होते हैं ना 17, उसकी भी प्रॉपर्टीज दिखाता है। लाइक बोथ आर नॉन मेटल्स, दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, एंड कोवेलेंट इन नेचर। सो द क्वेश्चन अराइजेज वेयर वी प्लेस, तो हम उसको कहाँ रखें, मेनली ग्रुप 1 में और ग्रुप 17 में। तो सॉल्व दिस वी कॉम्प्रोमाइज एंड पुट सेपरेटली एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको एकदम पीरियोडिक टेबल के टॉप पे रखते हैं सेपरेटली, ठीक है। अब देखो अगर हम इनकी आईपीसी नेमिंग करनी है तो देखो 0 के लिए वर्ड होता है नील, ठीक है। 1 के लिए होता है अन, 2 के लिए होता है बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन, ठीक है। तो देखो कोई एलिमेंट है जिसको मतलब 119 उसका वो है उसका एटॉमिक नंबर है, तो देखो हम कैसे करेंगे। 1 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, अन, यू एन, दोबारा से 1 है अन, दोबारा से अन लिख देंगे। 9 के लिए कौन सा वर्ड होता है, इन, ठीक है, ई एन, और लास्ट में हमेशा सब में क्या लगाएंगे, आई यू एम। तो इसका नाम क्या हो गया, अन एन इनियम, ठीक है। इसके बाद जैसे कि कोई एलिमेंट है जिसका है 111, 1 के लिए क्या होता है, अन अन अन, लास्ट में आई यू एम, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कुछ ट्रेंड्स भी थे, मतलब कि ग्रुप वाइज कुछ ट्रेंड थे, पीरियड वाइज कुछ ट्रेंड थे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सबसे बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। अलॉन्ग अ ग्रुप, मतलब कि इन अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। एक ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। जैसे कि ग्रुप है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबीडियम। इसके अंदर देखो लास्ट के अंदर सबके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेंड है एकदम सेम है, हाँ, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ग्रुप 2 है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनके अंदर देखो लास्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अलॉन्ग ए पीरियड अगर हम देखते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है 1 से 8 तक, ठीक है। अलॉन्ग ए पीरियड की बात हो रही है, ग्रुप के अंदर तो सेम एकदम सिमिलर होंगे ना, 1 to अगर 1 है तो सबके अंदर एक ही रहेगा। पीरियड के अंदर 1 to 8 वेरी करते हैं, जैसे जैसे हम इस तरह मूव करेंगे तो हमारे 1 to 8 तक नंबर इंक्रीज होंगे। इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है वैलेंसी। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी में लोग कितने को अपने साथ कंबाइन कर सकता है, कितने को कर सकता है, जितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी, जितनी उसके पास वैलेंसी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, गेन एंड शेयर बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। इसी की दूसरी डेफिनेशन है। कुछ केसेस में डुप्लेट भी आता है, जैसे कि हाइड्रोजन का। अगर हम पीरियड की बात करें तो वैलेंसी जो होती है पहले 1 से 4 तक इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज होती है 3 to 0, मतलब 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है। देन 1 2 3 4 3 2 1 0, ये होते हैं वैलेंसी का ट्रेंड अलोंग अ पीरियड। जैसे कि एक पीरियड है, कैसे हो रहा है देखो, वैलेंसी इसकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसकी वैलेंसी 5 नहीं है, 5 इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इसको हमें 8 करना है। 8 करने के लिए हम 5 लूज़ करवाएंगे, 3 गेन करवाएंगे। 3 गेन करवाना ईजी है, तो इसकी वैलेंसी होगी 3, फिर 2 1, फिर वापस 0। इसके बाद वैलेंसी का ट्रेंड अलोंग अ ग्रुप क्या होगा, अलोंग अ ग्रुप जब हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, वैलेंसी हमारी सेम रहेगी, 1 1 1 1, मतलब अगर इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी वैलेंसी भी सेम रहेगी, ठीक है।
जैसे बता भी दिया, ग्रुप 1 है उसकी वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 2 है उसकी वैलेंसी 2 होगी, 13 के लिए 3 होगी, 14 के लिए 4, 15 के लिए 3 होगी, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1 एंड 18 के लिए 0। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड है हमारे पास एटॉमिक साइज़ का। एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है, रेडियस, ठीक है, किसी भी एटम की रेडियस। इट रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम विच इज़ मेजर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम। मतलब ये कैसे हम मेजर करते हैं, मान लो इस तरीके से कोई एटम है, सेंटर से लेके, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके सबसे बाहर की जो आउटरमोस्ट शेल है वहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। इसको जनरली हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं। 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। एनी डाउट, समझ आ रहा है ना सबको। इसके बाद है हम इसको कैसे देखें, अलोंग अ ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ ग्रुप क्या होगा, अलोंग अ ग्रुप हमारे पास क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। कैसे, अलोंग अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी जिसकी वजह से हमारा साइज भी इंक्रीज होगा। लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, सिंपल सी बात है 3। अरेंज करेंगे 2 1, 2 शेल है, एक ही बन गया न्यूक्लियस, 1 शेल 2 शेल। सोडियम की बात करें 11 2 8 1, 3 शेल हो गई, न्यूक्लियस 1 शेल 2 शेल 3 शेल, बढ़ गई ना। जैसे जैसे नीचे जाएंगे शेल्स बढ़ती जाएंगी, शेल्स अगर बढ़ेंगी तो हमारा साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अलोंग अ ग्रुप। अब देखा अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड अगर साइज देखते तो डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, ठीक है। हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, हमने पढ़ा था ना, इधर इधर जाते हैं तो वैलेंसी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस इंक्रीज। ये एक एटम है, ठीक है, बाहर वाली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे तो इसका अंदर की तरफ खिंचाव भी ज़्यादा बढ़ेगा ना, ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जाएगा एंड साइज थोड़ा कम हो जाएगा, खिंच जाएगा, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है ग्रुप 18। ग्रुप 18 एक पर्टिकुलर पीरियड है जिसके पास सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल रहती है, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं लास्ट में, जिसकी वजह से हमेशा स्टेबल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ठीक है। मेटल जनरली प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमने पीरियोडिक टेबल में देखा ना, मेटल जनरली लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करें तो उनके पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो द इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, इसलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। अलोंग ए ग्रुप देखो, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है अलोंग अ ग्रुप, ठीक है। इसके आप एक चार्ट बना लेना कि ये कैरेक्टर अलोंग अ ग्रुप एंड अलोंग ए पीरियड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है अलोंग अ ग्रुप, कैसे होता है देखो, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज होगा इंक्रीज। साइज अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के जो बीच में जो वो है फोर्स है वो डिक्रीज होता जाएगा। साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये अपना इफेक्ट ज़्यादा बाहर तक नहीं भेज पाएगा, इसलिए क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अब देखो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल बेचारा नहीं कर पा रहा है, यही तो फोर्स होती है ना जो रोक के रखती है इलेक्ट्रॉन को, बीच की फोर्स, न्यूक्लियस की फोर्स। हर एक एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जो उसके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक की उसको मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रॉन को छूटे नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इसकी पावर कम होती रहेगी, बाहर के इलेक्ट्रॉन छूटना और आसान होते रहेंगे, ठीक है। तो अलोंग अ ग्रुप क्या होगा, वो जल्दी जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे उतनी जल्दी उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो अलोंग अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अलोंग अ पीरियड क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। कैसे होगा, जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं साइज डिक्रीज होता रहता है, साइज हमारा कम होता रहता है, तो ये चार्ज कैसा होगा, ये अपना इफेक्ट और तेज़ी से फैलाएगा, छूटने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इंक्रीज, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसी का उल्टा हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बोलते हैं। इसको देखो, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, ठीक है। गेन करना मतलब नेगेटिव चार्ज लेना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाना, आयन बनाना, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अलोंग अ ग्रुप अगर हम बात करें, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इसी से उल्टा लगाएंगे हम। देखो अलोंग अ ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी होगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा। चार्ज अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अलोंग अ पीरियड क्या होता है,
देखो अलोंग अ पीरियड हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। उसी से हमें उल्टा बताना है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका उल्टा होगा। इधर पीरियड में इंक्रीज होता है, उधर पीरियड में डिक्रीज हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि इधर देखो, इधर साइज डिक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, ये इसके पास है, छूटने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये तो होता है नॉन मेटल का कैरेक्टर, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में क्या है, जो टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट ही है। अलोंग अ पीरियड की अगर हम बात करें तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होता है, जबकि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब कि ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इधर ऐसे बात हो रही है, जैसे जैसे हम जाएंगे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जा रहा है और एसिडिक इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। जैसे जैसे हम इधर से जाएंगे मेटल से नॉन मेटल की तरफ ही तो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इस चैप्टर के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, वी विल डू दोस क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट।